स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Nations have no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interest। ये पामस्टोन जी के द्वारा कहा गया था, एक ऐसा कोट जिसके ऊपर में पूरी इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो टिकी हुई है कि किसी भी देश का कोई परमानेंट न दुश्मन होता है न परमानेंट दोस्त होता है। जो परमानेंट होता है वो होता है सिर्फ उसका इंटरेस्ट। आज इस कोट को मैं क्यों दोहरा रहा हूं, तो कारण एक ही है, वो ये कि ट्रंप के बीते दिनों में ट्रंप के बर्ताव जो कि इंडिया से हैं, तो इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन जो कि मतलब 2 डिकेड से धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंट हो रहा था, मतलब क्रूशियल होते जा रहा था। हम वापस से यूएसए के ऊपर में ट्रस्ट कर ही रहे थे, लेकिन तभी डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता आते हैं और वो इंडिया और यूएस के रिलेशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं अपने टैरिफ वाले गेम से। अब उस वजह से क्या होता है कि जो इंडिया रशिया के साथ तो उसकी दोस्ती थी ही, वो और मजबूत हो जाती है, हम और ज्यादा ऑयल खरीदने लगते हैं। और वही इंडिया जो है वो चाइना, जिसको हम डाउट की तरह देख रहे थे, अब उन्हीं के साथ जो रिलेशन है वो बेटर होते जा रहा है। और इसी वजह से जो दुनिया के जो मतलब डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इस चीज को वापस से एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि मतलब डिकेड्स में इस तरह की सिचुएशन बहुत रेयरली ही होती है। और इंडिया जिसका मतलब जिसको सभी को नीड है, चाइना को भी नीड है, रशिया को भी नीड है, यूएसए को भी नीड है, यूरोप को भी नीड है। और इसीलिए कई बार हमने देखा है कि जो यूएसए है मतलब उसके विरोध में जाकर के भी हमने बहुत सारा काम किया। हम रशिया से जो है वो S-400 खरीदते हैं, लेकिन सैंक्शंस इंडिया के ऊपर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि यूएसए को भी पता था कि जो इंडिया है वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन बीते दिनों में हमने देखा है कि गलवान वैली इंसिडेंट के बावजूद जो इंडिया है वो चाइना के साथ फिर से रीअलाइन हो रहा है। और वापस इसे हमें सोचने की जरूरत है कि क्या सच में इंडिया जो है वो रशिया चाइना के ट्रैप में घुसते जा रहा है और इंडिया जो है उसको बेनिफिट के बजाय लॉस ही मिलेगा। तो ये जो है वो जेम्स क्रैबर्ट्री के द्वारा लिखा गया था एडिटोरियल, बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो इंडिया है उसको यूएसए के साथ कैसे डिकेड्स में हमने रोल प्ले किया था, कैसे हमारा रिलेशन इवॉल्व हुआ था, और इंडिया का जो रिलेशन है चाइना और रशिया के साथ कैसे रहा था, इसको हम यहां पे एनालाइज करेंगे। आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से पता चल जाएगा कि इंडिया जो है उसको क्यों बोला जा रहा है कि इंडिया रशिया और चाइना के ट्रैप में फंस रहा है धीरे धीरे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है ट्रंप से। यूएसए का इंडिया का ब्रेकअप हो जाता है। कैसे? तो यूएसए की तरफ से जो ट्रंप है उनको कई बार अपने ही नेता के द्वारा, निकी हेली जैसे, जॉन बोल्टन के द्वारा बोला जाता है कि आप इंडिया का यूएसए के साथ रिलेशन जो हम कितने सालों से ही बिल्ड कर रहे थे उसको आप खराब कर रहे हैं। लेकिन ऑफकोर्स वो 50% टैरिफ जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट टैरिफ था उसको लगा दिया जाता है इंडिया के ऊपर में, और इस वजह से जो है वो इंडिया और यूएस के रिलेशन में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। और इस सिचुएशन की वजह से यहां तक पहुंच जाता है कि जो इंडिया है वो ट्रंप के, जो मोदी है वो ट्रंप के कॉल को इग्नोर कर देते हैं, ऐसे ही जैसे कि कोई मतलब 2 प्रेमी जोड़ा जो है वो जब झगड़ा होता है उनके बीच में तो वो आपस में जब बात नहीं कर रहे होते, वही सिचुएशन यहां है। और इसी वजह से जब यूएसए की इस बर्ताव को हम देखते हैं तो इंडिया ये सोचता है कि एससीओ मीटिंग जिसमें इंडिया जाने वाला नहीं होता है, वापस से उस इंडिया जो है वो एससीओ मीटिंग में जाता है, मतलब जाने की अनाउंसमेंट करता है, और जो है मोदी जी अब एससीओ मीटिंग में विजिट करेंगे। तो ये ऐसा जो सिचुएशन रहा है वो कैसे, अब देखिए, जो इंडिया यूएसए के साथ आपने कई बार सबके मुंह से सुना होगा कि बहुत अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश हो रहे थे, टाइज मजबूत हो रहे थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? तो देखिए, सबसे पहले जो इंडिया है पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट करता है, जिसके बाद यूएसए का सैंक्शन लग जाता है। वहां तक इंडिया यूएसए का जो डाउनफॉल था वो पीक पे था, इससे ज्यादा पीक पे नहीं गया 1990s में। उसके बाद वापस से पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद वापस से हम जो है वो बेटर रिलेशन एस्टैब्लिश करने लगते हैं। बिल क्लिंटन
मतलब यूएसए की मतलब 22 साल में पहले प्रेसिडेंट होते हैं जो इंडिया के विजिट पे आते हैं, और यूएसए इंडिया का जो रिलेशन है पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद वो बेटर हो रहा होता है। और इसी को बोला जाता है कि हम नॉर्मली जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल जाता है। नॉर्मल जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं उसमें और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। बायलैटरल रिलेशन यहां है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यहां है, और इसी वजह से हमारे साथ जो यूएसए का है वो डिफेंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में जो डोर है वो खुल जाता है। और देखिए ये जो चीजें आपको बता रहा हूं ये आपके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इस केस स्टडी को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग कर सकता है। जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी फाउंडेशन है इंडिया मतलब का जो फॉरेन रिलेशन का मतलब आप समझिए कि जो रूट है वो यूएस, रशिया और चाइना है, और इसी तीनों को मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तीनों के। इसीलिए इस चीज को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ा ताकि आपको एक एक चीज जो है वो बता सकूं मैं। उसके बाद क्या होता है कि हिस्टोरिक सिविल न्यूक्लियर डील होता है 2005 से 8 के बीच में। बिल क्लिंटन के बाद रिलेशन एक पायदान और ऊपर आता है। 2005 में यूएस जो है इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट करता है। हम जानते हैं कि हमने न्यूक्लियर पावर जो है इंडिया बन चुकी है, जिसकी वजह से हम अब मतलब हमारे ऊपर सैंक्शंस भी लगे थे। उसके बाद बात चल रही थी कि हम जो है वो एनपीटी में हम हिस्सा भी नहीं है। एनपीटी में अगर कोई कंट्री होता है तो उससे उसको फायदा ये होता है कि सबसे पहले फायदा उसको ये होता है कि उसको जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है, हम जो चंद्रयान लॉन्च कर रहे थे, चंद्रयान 2, 3, 4 अब तो 5 भी आने वाला है, तो ये लॉन्च कर रहे थे, इसमें हमें हेल्प मिला। जो भी नासा है उसने इसरो को के साथ मिलकर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर में काम किया, और हमारा जो इसरो है वो इसी सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट की वजह से स्ट्रांग हो पाया। हमने जो डिफेंस में जो भी हमने वेपन्स बनाए, जो मिसाइल, अग्नि-5 मिसाइल भी अभी हमने जो लॉन्च किया था, वो सारी चीजें जो है वो इसी न्यूक्लियर एग्रीमेंट की वजह से, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट की वजह से मिला। और ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने एनपीटी साइन नहीं किया था, फिर भी हमें न्यूक्लियर एग्रीमेंट मिला था। और यही जो है वो इंडिया और यूएस के बीच के सबसे जो ट्रस्ट बिल्डिंग का जो सबसे मतलब एक तरीके से फाउंडेशन है वो इसी चीज से रखा जाता है, और यहीं से जो इंडिया है वो यूएसए के लिए एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर कंट्री बनता है। उसके बाद डिफेंस कोऑपरेशन जो है हमारा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। 2004 से लेकर 2016 के बीच में इंडिया और यूएसए के बीच में बहुत सारे अग्रीमेंट साइन होते हैं। आपने सुना होगा बेका, कॉमकासा, लेमोआ जैसे अग्रीमेंट हम जो है वो साइन करते हैं। हम जो है वो यूएसए से बहुत सारे, अभी तक हम जो है वो रशिया से खरीद रहे थे, लेकिन अब पहली बार हम यूएसए के साथ डिफेंस डील कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें C-130J मिलता है, ग्लोब मास्टर मिलता है, अपाचे हेलीकॉप्टर मिलता है। ये आप देख सकते हैं, इसको जो है वो इसमें गन्स माउंट करके जो है हम इसको अटैक की तरह यूज कर सकते हैं। चिन्हुक हेलीकॉप्टर्स मिलता है, पोसाइडन एयरक्राफ्ट मिलता है। ये आप देख सकते हैं चिन्हुक है हेलीकॉप्टर्स। अब ये जो इस अपाचे हेलीकॉप्टर के अलावा जो भी हमें मिला है, जैसे चिन्हुक हेलीकॉप्टर मिला है, इससे हम क्या बेनिफिट हमें मिलता है? तो जो हमारे पास टैंक होते हैं, जो हॉविटजर गन होते हैं, जो हमारे पास मतलब बड़े बड़े हथियार होते हैं, जिनको हम एक जगह से दूसरे जगह अगर हम ट्रेन के जरिए मूव कराएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए इस तरह के हम हेलीकॉप्टर से, एयरक्राफ्ट से हम इस चीज़ को लोड कैरी करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह हम लेके जाते हैं जब हमें ज़रूरत होता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। और जो 2008 में हमारा जो ट्रेड डील था, जो डिफेंस ट्रेड था हमारा, वो जीरो था, वो 2016 में हम $15 बिलियन तक पहुंच जाते हैं। और इससे यूएसए जो है वो इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर कह रहा होता है। वही यूएसए जो इंडिया के साथ मतलब पोखरण के बाद इंडिया के ऊपर में सैंक्शन लगाया था, वही आज इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर कह रहा होता है। उसके बाद जब हमारा सिर्फ डिफेंस डील ही स्ट्रांग नहीं होता, फिर हम इकोनॉमिक और ट्रेड के सेंस में भी हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है, जो 2000 के टाइम पे $20 बिलियन का था, वो ट्रेड 2016 में $100 बिलियन पहुंच जाता है। और वो हो पाता है इसीलिए क्योंकि जो हमारा रिलेशन है वो यूएसए के साथ अच्छा हो रहे होते हैं। अब देखिए सिचुएशन ये है कि हम कितना भी चाइना के साथ अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश कर लें, रशिया के साथ अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश कर लें, लेकिन जो अब देखो चाइना के साथ हम जब भी ट्रेड करते हैं ना, हमें नुकसान होता है। मतलब हम जितना चाइना से
खरीदते हैं उतना बेच नहीं पाते हैं। तो हम चाइना से ज्यादा खरीदते हैं, तो मतलब इंडिया का पैसा चाइना ज्यादा जा रहा होता है। ठीक है, चाइना को इंडिया के साथ ट्रेड करके ज्यादा फायदा होता है, लेकिन वही यूएसए के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो इंडिया को इससे ज्यादा फायदा होता है। हम इंडिया को ज्यादा से ज्यादा सामान एक्सपोर्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से यूएसए का डॉलर जो है वो ज्यादा ज्यादा इंडिया आ पाता है। और इसी वजह से जो ट्रंप है वो इंडिया के ऊपर में अभी टैरिफ लगा रहे हैं, और इससे जो है हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। उसके बाद जो रशिया का एंगल है वो ये है कि जो रशिया के साथ हमारा बॉर्डर ये टच होता नहीं है, मतलब ऑफिशियली, तो ऑफिशियली क्या वैसे भी नहीं टच होता है, जिसकी वजह से हमें रशिया के साथ ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ सिर्फ ऑयल ट्रेड करता है, क्योंकि रशिया के पास कुछ ऐसा बेचने के लिए नहीं है। और रशिया जो है अगर इंडिया से कोई सामान खरीदेगा तो उसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट जो है वो ये करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडिया का जो सामान है वो ऑलरेडी कॉस्टलियर है चाइना के कंपैरिजन में, वो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। इसीलिए जो रशिया के कस्टमर्स हैं वो इंडिया के सामान को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। खैर, अब जाकर के इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है वो और बेटर होने की संभावना है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, यूएसए जो है वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है, इंडिया के टेक में, सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो जाता है। और इंडिया का आज जो आईटी सेक्टर सबसे अच्छा है, हम ये जानते हैं कि हमारा इंडस्ट्री उतना स्ट्रांग नहीं है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग उतना स्ट्रांग नहीं था। मेक इन इंडिया आया है तब जाकर थोड़ा बहुत बेटर हुआ भी है, लेकिन अभी भी हम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है। तो जो आईटी सेक्टर हमारा स्ट्रांग है वो यूएसए की वजह से है, क्योंकि यूएसए में जो बड़े बड़े आईटी फर्म्स रहे थे उन्होंने अपने सर्विसेज को इंडिया में लाना शुरू कर दिया था, आउटसोर्स करना शुरू कर दिया था। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया में जो बीपीओज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, कॉल सेंटर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हमारा जो आईटी है वो आप समझिए कि इंडिया यूएसए के ऊपर में डिपेंडेंट है। उसके बाद मतलब गोल्डन गोल्डन टाइम आता है इंडिया यूएसए के टाइम पे, जब मतलब आपको ये बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसए के, तब वो बराक ओबामा 2000 मतलब आते हैं यहाँ पर 10 और 15 में, और उनका जो पूरा सीन था ना, उनका जो यूएसए का जो ध्यान था पहले वो मिडिल ईस्ट की तरफ ज्यादा था। ठीक है, ईरान को लेकर के ज्यादा था, इराक को लेकर ज्यादा था। अब जो पूरा यूएसए का जो शिफ्ट है वो इंडिया के ऊपर में होने लगता है, मतलब साउथ चाइना के ऊपर में होने लगता है, जिसको इंडो पैसिफिक के ऊपर में होने लगता है। चाइना को काउंटर करने के ऊपर में जो यूएसए का पूरा ध्यान है वो शिफ्ट हो जाता है। और अगर यूएसए को चाइना को काउंटर करना है तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को पार्टनर बनाना ही पड़ेगा। और इसीलिए बराक ओबामा के टाइम से इंडिया जो है वो और ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगता है, और इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है वो और ज्यादा बेटर होने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम जो हैं, जो क्वाड जैसे सबमिट होते हैं, जो क्वाड अग्रीमेंट होता है, उसी टाइम बराक ओबामा के टाइम से ही जो जापान के जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा इस तरह की चीजें बताई जाती है कि चाइना को अगर इंसर्कल करना है, और इंडिया को भी था कि इंडिया को भी चाइना को टक्कर देना था, तो इसीलिए यूएस, जापान और बाद में ऑस्ट्रेलिया भी इस चीज को ज्वाइन करता है, वो इन्हीं के टाइम पे होता है। और इसी से देखा जाता है कि यूएस जो है वो अब एशिया की तरफ ध्यान दे रहा है। उसके बाद डेमोक्रेटिक वैल्यूज बढ़ते हैं, ओबामा का विजिट होता है, और इंडिया को जो है वो लिंचपिन डिक्लेयर किया जाता है। लिंचपिन का मतलब कि एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जिस पॉइंट की वजह से पूरा बैलेंस बना हुआ है, अगर उस पॉइंट को अगर छेड़खानी किया जाए तो पूरा बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। पूरा यूएसए का जो थॉट प्रोसेस है, यूएसए की जो स्ट्रैटेजी रहती है लॉन्ग टर्म में, वो इंडिया के ऊपर ही टिका हुआ है। इसीलिए इंडिया को इतना ज्यादा क्रिटिकल बना दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 2009 से 2016 के बीच में यूएस इंडिया के रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा पीक पे जाते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस विजिट करते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करते हैं कंटिन्यूअसली। उसके बाद अगर ये देखा जाए इंडिया यूएसए का जो सिचुएशन था, अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब बाइडेन सरकार आती है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन मतलब कुछ साल के लिए आते हैं फिर वो चले जाते हैं, उस टाइम में भी जो है वो इंडिया के अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है, फ्रेंडशिप हो जाता है। फिर बाइडेन आती है, बाइडेन सेम चीज को कंटिन्यू करती है। जो यूक्रेन वॉर शुरू हो गया रहता है, उसके बाद इंडिया मतलब रशिया को इंडिया की जरूरत पड़ती है, तो जो इंडिया है वो ऑयल खरीदना रशिया से शुरू कर देता है। जबकि रशिया के ऊपर में सैंक्शंस लगे थे यूएसए के, यूरोप भी उनसे ऑयल खरीदना धीरे धीरे कम कर रहा होता है। उस टाइम पे इंडिया जो है वो डिस्काउंटेड ऑयल जो है खरीद रहा होता है, लेकिन फिर भी
जो यूएसए की तरफ से जो है इंडिया के ऊपर में सैंक्शन नहीं लगाया जाता है। और इस चीज का टेस्ट तब ज्यादा होता है जब हम रशिया के साथ S-400 का डील करते हैं, और S-400 बाइडेन के गवर्नमेंट में ही इंडिया में आता है S-400। और उस टाइम में भी अब देखिए जो यूएसए है वो काटसा के थ्रू जो है वो उन सभी देशों के ऊपर में सैंक्शन लगाया करता था जो देश रशिया से वेपन खरीद रहे थे। इवन जो टर्की है जो कि नेटो का है, अब देखिए नेटो मतलब कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है आपको पता ही है, और उस नेटो में जो कि यूरोप और यूएसए का रशिया को काउंटर करने के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, उस नेटो के मतलब मेंबर हैं टर्की। और वो टर्की जब रशिया से S-300 या S-400 खरीदता है तो उस टर्की के ऊपर में भी, नेटो कंट्री के ऊपर में भी जो यूएसए है वो सैंक्शन लगा देता है। लेकिन इंडिया S-400 खरीदता है, इसके बावजूद भी इंडिया के ऊपर जो है वो सैंक्शन नहीं लगाया जाता है। और इसी से पता चलता है कि इंडिया जो है वो यूएसए के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और यही वो टाइम होता है जब पूरे दुनिया को शॉक लग रहा होता है कि कैसे एक इंडिया जो है वो इधर रशिया को भी बैलेंस कर रहा है और यूएसए को भी बैलेंस कर रहा है, और दोनों जो है एक साथ बैलेंस कर रहा है, और दोनों में से किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इसीलिए अभी भी आप देखते होंगे कि जब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बयान आता है तो वो यही सोचते हैं, वो यही बोलते हैं कि इंडिया का तो अच्छा रिलेशन है रशिया के साथ भी, यूएसए के साथ भी। यूएसए जो है वो कभी भी इंडिया से फेवर नहीं मांगा है, लेकिन जब अब मांग रहा है फेवर तो इंडिया उस फेवर को मतलब पूरा नहीं कर रहा है, ये उनका स्टैंड रहा है। उसके बाद जब S-400 हम इधर, अब देखिए फनी चीज क्या होता है, हम इधर रशिया से S-400 खरीद रहे हैं और इधर हम यूएसए से प्रेडेटर ड्रोन खरीद रहे हैं। सोच रहे हो कि किस तरह का सिचुएशन होता है। और ये सब इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यूएसए को पता था कि इंडिया कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक रीजन में। उसके बाद अब सिचुएशन ये हो जाता है कि जब ट्रंप के द्वारा इस पूरे सिचुएशन को डैमेज पहुंचा दिया जाता है, इस जो इंडिया यूएस के जो रिलेशन जो इवॉल्व हो रहे थे वो उसको डैमेज पहुंचा दिया जाता है ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से। तब हम देखते हैं कि जो मोदी जी हैं वो पुतिन से भी बात करते हैं, जिनपिंग से भी बात करते हैं, और जो मोदी जी चाइना नहीं जाने वाले होते हैं वो अब वापस से चाइना की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो चाइना जिसके साथ हमारा गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, जिसमें हमारे 20 जवान मारे गए थे, उस चाइना के साथ हम वापस से ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें भी एक मतलब अब देखो कितना भी यूएसए है लेकिन फिर भी हमें चाइना को जो है इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना हमारा बॉर्डरिंग कंट्री है। और अगर हमने उसको अच्छे रिलेशन मतलब बेटर नहीं बनाया तो फिर इंडिया के लिए जो है वो बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म में नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए हम शॉर्ट टर्म मूव्स अपनाते हैं, कॉल करते हैं। उसके बाद जो रशिया, अब देखो सिचुएशन ये है कि लोग पूछते हैं कि हम रशिया के साथ ठीक तो है ना, रशिया चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बना लें, लेकिन फायदा नहीं है ना। चाइना के साथ हमें ट्रेड में फायदा होता नहीं है, रशिया के साथ हम ऑयल ट्रेड के अलावा कुछ करते नहीं है। और जो अगर हम डिफेंस डील करते भी हैं तो रशिया अब थोड़ा पुराना हो गया, उनके जो भी वेपन है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं है। जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो कि हमें इजराइल से मिल सकता है, जापान से मिल सकता है, यूएसए से मिल सकता है, वो सारी टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिलता है रशिया से। उसके बाद चाइना का क्या लिमिटेशंस है कि हम देखते हैं कि चाइना कितना भी इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश कर ले लेकिन वो पाकिस्तान को हमेशा अपने सेंटर में रखता है यूएसए की तरह। इसीलिए पाकिस्तान हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द का काम करता है। जो यूएसए उतना थोड़ा बहुत मेंटेन भी करता है क्योंकि यूएसए और पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं मिलता है, लेकिन रशिया, चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है। और चाइना जो है वो हमारे स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा थ्रेट भी करता है। जब सीपेक कॉरिडोर को चाइना आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, इनसर्कल करने की कोशिश करता है। उसके बाद जो इंडिया का अभी एक्चुअली में नीड है वो क्या है, हमें जरूरत है कि हमारे देश में मैन्युफैक्चर होना शुरू करे, हम जो है वो अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाएं। और इस डिफेंस एक्सपोर्ट में अभी रशिया की तरफ से गोल्डन ऑफर आया ही था, लेकिन जो हमें पता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी है नहीं। हमें अगर कावेरी इंजन मतलब बनाना है, हमें अगर अपना तेजस को, अभी देखिए तेजस हमने बनाया है लेकिन तेजस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंजन होती है वो हमारे देश में बनता ही नहीं है। वो इंजन हम यूएसए से सप्लाई करते हैं। अब बात चल रही है कि हम अगर यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे तो डिफेंस डील होंगे, और मतलब यूएसए का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर इंडिया में हो जाएगा, इससे हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़ने लगेगा। जैसे इसरो सस्ते प्राइस में जो देशों के सैटेलाइट्स को भेज पाती है, उसी तरीके से हम जो हैं वो डिफेंस में भी बहुत सारे वेपन्स बना पाएंगे और इसको
कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, ब्रह्मोस जैसे हमने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, उस तरीके से हम कर पाएंगे। और दूसरा, एक तो ये डिफेंस एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इंपॉर्टेंट करना है, अच्छा बनाना है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि चाइना और यूएसए का जो रिलेशन है वो धीरे धीरे टूट रहा है, जिसकी वजह से चाइना से बहुत सारी टेक कंपनीज जो हैं, वो एप्पल हो गई, गूगल हो गई, टेस्ला हो गई, वो सब कोई एक ऐसा कंट्री ढूंढ रहे हैं जो कि स्टेबल हो। और वो कंट्री या तो साउथ कोरिया है, जिसको हमेशा नॉर्थ कोरिया का थ्रेट लगा रहता है, छोटी इकोनॉमी है, ज्यादा मतलब कस्टमर वहां पे है नहीं, तो उनके हिसाब से इंडिया जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। और इसी वजह से इंडिया में टेस्ला भी इन्वेस्ट कर रहा है, गूगल भी इन्वेस्ट कर रहा है, और उसके बाद ये एप्पल का भी स्टोर जो है यहां पर ओपन हो रहा है। यहां पे चाहे वो कार मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, सब सेक्टर में हम जो है वो धीरे धीरे अच्छा कर रहे हैं। और ये सब हो पा रहा है चाइना और रशिया की वजह से नहीं, यूएसए की वजह से। और इसीलिए यूएसए जो है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन फिर सवाल आता है कि देखो, अब हम बात करते हैं कि भले ही जो इंडिया है उसको हम चाइना के ऊपर में भरोसा क्यों नहीं करते हैं, तो अगर चाइना के ऊपर में भरोसा नहीं करने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण है वो हमारा बॉर्डरिंग, जो कुछ स्टेट्स हैं वो क्लेम करता है कि उनका है, हम क्लेम करते हैं कि हमारा है। जैसे अक्साई चीन को चाइना जो है वो इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, और चाइना कहता है कि हमने अरुणाचल प्रदेश उनके हिसाब से उनके लोकेशन को जो है वो ऑक्यूपाई किया है। तो ये सारी चीजें जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती हैं। ऐसा लोगों के का कहना है कि इंडिया और चाइना के साथ अच्छा रिलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉर्डर इश्यूज है। फिर सवाल आता है कि क्यों नहीं सॉल्व हो सकता है, क्योंकि चाइना और रशिया में भी सेम सिचुएशन रहा है। और ऐसा सिचुएशन था कि एक टाइम पे रशिया जो है वो चाइना के ऊपर में न्यूक्लियर बॉम्ब तक गिराने वाला था, लेकिन फिर भी, और क्योंकि ऐसा बॉर्डर इश्यूज हुआ था कि मतलब हजारों लोग जो हैं वो रशिया चाइना के सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए थे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी रशिया और चाइना जो है अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं और अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। तो फिर इंडिया चाइना के साथ क्यों नहीं कर सकता है? तो इसी के बारे में हम आपको यहां पे बताते हैं। अब देखिए, बॉर्डर क्लैश 1969 में होना शुरू हो जाता है, जब सोवियत यूनियन पीक पे था, कोल्ड वॉर चल रहा था, सोवियत यूनियन को यूएसए जो है वो काउंटर कर रहा था, चैलेंज कर रहा था। फिर गोरबाचेव आते हैं, जिसकी वजह से यूएसएसआर टूट जाता है और इधर चाइना जो है वो स्ट्रांग होने लगता है। उसी के टाइम पे हम देखते हैं कि चाइना को जो है वो यूएन में भी सीट मिलता है, यूएस मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में। उसके बाद जब इस तरीके से जेलसी होता है, और इंडिया मतलब रशिया और चाइना के बॉर्डर इश्यूज भी रहे हैं, जो जेनबाओ आइलैंड का जो मंचूरिया के पास जो एक आइलैंड है वहां पर एक क्लैशेज भी होता है, जिसकी वजह से 1960s के टाइम पे इसमें बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो मारे भी जाते हैं। और फिर जो सोवियत यूनियन है वो एक टाइम पे सोच भी रहा होता है कि हम जो है वो चाइना के ऊपर में न्यूक्लियर स्ट्राइक करें। फिर क्या होता है, फिर जब यूएसएसआर को काउंटर करना था, तो जैसे इंडिया को अभी यूएसए को चाइना को काउंटर करना है, तो इंडिया की हेल्प ले रहे हैं, इंडिया को टैक्स सप्लाईज कर रहे हैं, इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना रहे हैं। उसी तरीके से जब यूएसए को रशिया को काउंटर करना था, यूएसएसआर को काउंटर करना था, तो उनको यूएसएसआर का जो दोस्त है मतलब चाइना, उसमें उन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। निक्सन जो है वो विजिट करने के लिए आते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि जो रशिया और चाइना है वो दोनों इक्वल होने लगते हैं, और इसी वजह से रशिया चाइना में अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश होने लगते हैं यूएसए की वजह से। क्योंकि रशिया को भी पता होता है कि यूएसए अगर ज़्यादा इंटरवीन करेगा तो हमको जो है वो चाइना से अलग कर देगा, और इसकी वजह से चाइना बाद में हमें थ्रेट पहुंचा सकता है। इसीलिए यूएसएसआर जो है बाद में रशिया जो है वो चाइना के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करने लगता है। गोरबाचेव जो है वो मतलब मीटिंग करने लगते हैं, विजिट करने लगते हैं। बॉर्डर अग्रीमेंट्स होते हैं 1991 से 2004 के बीच में, जिसमें बहुत सारे लैंड्स अग्रीमेंट होते हैं, लैंड स्वैप्स होता है, जिसमें जो क्लेम किया जाता है उसको एक दोनों देश जो हैं वो साथ में मिलके बैठ करके उस जो लैंड जो बॉर्डर इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि बॉर्डर इश्यूज अगर दो देशों के बीच में है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है किसी देश के लिए, तो वो बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर 2001 में जो है वो ट्रीटी ऑफ गुड नेबरहुड जो है वो साइन होता है, और उस टाइम से जो है वो रशिया और चाइना जो है वो बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, चाइना राइज कर रहा है और रशिया का डाउनफॉल हो रहा है। अब इसकी वजह से जो रशिया एक टाइम पे चाइना से भी ऊपर था, अब वो रशिया चाइना के ऊपर में डिपेंडेंट होते जा रहा है, और इससे चाइना को ही बेनिफिट हो रहा है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, अब देखिए, जिस यूएसए को हम सोच रहे हैं कि यूएसए से हम अलग हो जाएं, यूएसए से हम अलग होके रशिया चाइना के साथ चले जाएं, कैसे कर लेंगे भाई?
प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए क्योंकि यूएसए जो है वही आज अगर चाइना इतना स्ट्रांग है, आज इतना चाइना इतना डेवलप्ड है, उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो यूएसए का है। और उस यूएसए को हम कैसे अलग कर देंगे? क्योंकि देखिए 1972 में निक्सन का विजिट होता है और उस टाइम पे आपने हेनरी किसिंजर का नाम सुना होगा, जिस हेनरी किसिंजर का अभी तक समझो कि एक तरीके से पूजा किया जाता है चाइना को, क्योंकि उसी हेनरी किसिंजर की वजह से यूएसए का इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में मतलब चाइना में आने लगता है। और उसके बाद जब जिमी कार्टर आते हैं तो यूएस चाइना का जो रिलेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है। उसके बाद ट्रेड जो है ट्रेड टेक फ्लो होने लगता है। उसके बाद आप जो देखते होंगे कि WTO में जो है वो यूएसए बैक करता है चाइना को, जिसकी वजह से चाइना जो है वो दुनिया का फैक्ट्री बन जाता है, वर्ल्ड फैक्ट्री बन जाता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आज चाइना में इतना ज्यादा अच्छा है, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज आप देख लो जो कि यूएसए के हैं, जो पूरे दुनिया पे राज कर रहे हैं, वो सब कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट कहां बना रहा था? वो अपने प्रोडक्ट चाइना में बना रहा था। वो क्यों? रीजन इसके पीछे है यूएसए की हेल्प, यूएसए की बैक। अब उसी यूएसए जो है वो अपने सारे प्रोडक्ट्स को जो है वो इंडिया में शिफ्ट करना चाहता है। तो उस सिचुएशन में इंडिया के लिए वाइज डिसीजन नहीं होगा कि हम यूएसए के साथ जो है वो मतलब नजरअंदाज करे। और देखिए इसी टाइम में जो है वो चाइना का एक्सपोर्ट बूम होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाता है, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। और आप जो अब देख रहे हैं कि जो चाइना अभी अपने J-20 बना लेता है, मतलब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है, वो कैसे? तो वो यूएसए के एयरक्राफ्ट को खरीद रहा था पहले, उसके बाद उसको री इंजीनियर करता है और उसके बाद जो है वो अपने वेपन्स बना रहा था। तो जो आज इंडिया कर रहा है वो चाइना 50 साल पहले करना शुरू कर दिया था। उसके बाद लाइसेंस मिलता है, जॉइंट वेंचर्स होता है, यूएस के फर्म जो हैं वो चाइना में आते हैं। उसके बाद एजुकेशनल सपोर्ट भी मिलता है चाइना को। अब हम जानते हैं कि जो भी अभी भी चाइना के इसी वजह से तो ट्रंप को बहुत ज़्यादा बैकलैश भी मिला था और वापस से ट्रंप जो है वो चाइना के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ भी कर देते हैं, क्योंकि चाइना का जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं यूएस के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हुए ही मिला। जो चाइना का आपने 1000 ग्रेन्स ऑफ सैंड सुना होगा, वो कैसे? तो चाइना अपने लोगों को यूएसए के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेजता है। इंडिया के साथ दिक्कत यह है कि इंडिया के लोग जाते हैं यूएसए में पढ़ने के लिए और वहीं पे सेटल हो जाते हैं, लेकिन चाइना एज एजेंट भेजता है यूएसए में कि आप वहां जाओ, पढ़ो और वापस चाइना में आकर के चाइना को ग्रो करो। यही माइंडसेट जो है वो चाइना के लोगों में और इंडिया के लोगों में डिफरेंट है और इसी वजह से चाइना जो है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएसए के लिए। उसके बाद हम देखते हैं वॉल स्ट्रीट के द्वारा जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है चाइनीज कंपनीज में, आईपीओज में। अभी भी जो ब्लैक रॉक जैसी कंपनी है, जो मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी है, वो सबका इन्वेस्टमेंट चाइना के बहुत सारी कंपनी में है और इसीलिए जो चाइना है वो इतना ज्यादा रिलैक्स्ड है। अभी जो चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स में, जिसके ऊपर में पूरे दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर में चाइना का 90% कंट्रोल है, वो कैसे है? तो वो यूएसए की हेल्प की वजह से ही है। और आज वो चाइना इतना स्ट्रांग हो गया है कि उसको यूएसए को काउंटर करना पड़ रहा है और यूएसए और चाइना में आने वाले टाइम में फिर से डिफरेंट बढ़ेगा। जैसे जैसे इंडिया ग्रो होगा तो फिर बाद में सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि यूएसए जो है वो इंडिया को भी चेक में रखेगा, लेकिन अभी जो है वो चाइना पीक पे है और इसीलिए इंडिया जो है वो भी उसको भी यूएसए की हेल्प लेना चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए, इनसर्कल करने के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट खुद को ग्रो करने के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जितना यूएसए से आ सकता है उतना चाइना और रशिया से नहीं आ सकता है। बाकी आपका ओपिनियन क्या है? क्या इंडिया को वापस से यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहिए या फिर चाइना और रशिया के साथ मिलकर बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए, ट्रेड रिलेशन इंपॉर्टेंट करना चाहिए और एशिया पैसिफिक और एशिया को ग्रो करना चाहिए, यूरोप और यूएसए को जो है वो काउंटर करना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म विजन बनाना चाहिए, ब्रिक्स करेंसी को इवॉल्व करना चाहिए और यूएसए की जो डॉलर हेजमनी है उसको नीचे गिराना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने ओपिनियन दिया कीजिए, क्योंकि अगर आप केस स्टडी देखते हैं, आप अगर मेंस में आंसर राइट करेंगे तो फिर आपको जो है अपने ओपिनियन देने होंगे और उसकी शुरुआत आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जिसकी भी कमेंट मुझे अच्छी लगेगी, ओपिनियन अच्छी लगेगी, उसको जो है वो मैं हार्ट दे दिया करूंगा, रिप्लाई दे दिया करूंगा। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।